हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टेट सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जिसने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है यूपी टेट एंड सुपर टेट करके, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है शिक्षण कौशल से निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। किसके लिए बोल रहा है? समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हैं समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है। तो विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना, ये समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखने के लक्षण के रूप में से इनमें से नहीं माना जा सकता। तो कौन सा है? देखो, तो ऑप्शन इसमें दिए हैं व्यवहार का अध्ययन सीखना, अधिगम या अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, और ऑप्शन डी है सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो देखो, इसमें जो सही है वह क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो देखो, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, तो ये तो सही है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, ये भी सही है। अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, ये भी सही है। तो इसमें जो देखो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना। तो व्यवहार का सीखना किसी भी प्रकार के अध्ययन की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि व्यवहार व्यक्ति के स्वयं के द्वारा मानसिक विकास के साथ विकसित होता रहता है। तो इसमें जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे क्या पूछा था? सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो इनके माने जा सकते हैं लक्षण, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। तो किसकी ओर संकेत करता है? आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, या फिर सीखने के लिए आकलन। तो ये किसकी ओर संकेत करता है? तो ये करता है सीखने का आकलन करना, सीखने का आकलन करना। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षण की प्रकृति है कला, विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है कला भी होती है और विज्ञान भी होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कला एवं विज्ञान दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। व्यक्तिगत भिन्नता है, कक्षा का वातावरण है, छात्रों का मनोशारीरिक स्तर है, या फिर इनमें से सभी। तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है, कक्षा का वातावरण भी होता है, छात्रों का मनोशारीरिक स्तर भी होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये चारों ही इसमें सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षण की प्रमुख क्रिया है प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्वयन, या फिर ये सभी। तो शिक्षण की प्रमुख क्रिया कौन कौन सी हैं? प्रदर्शन भी है, प्रस्तुतिकरण भी है और क्रियान्वयन भी है। इसमें राइट है ऑप्शन नंबर डी, इसमें ये सभी सही हो जाएंगे। संप्रेषण के घटक हैं, 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, या फिर 6 हैं। तो संप्रेषण के कितने घटक होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी 5। कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को या फिर तटस्थता की भावना को। तो बताइए, एक अगर अच्छा अध्यापक होगा वो विद्यार्थियों के मध्य कैसा बढ़ावा देगा, किस तरह का बढ़ावा देता है? तो ये देता है ऑप्शन नंबर बी, सहयोग की भावना को। किसका देता है? सहयोग की भावना को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की या फिर बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो जो आधुनिक शिक्षण अधिगम है यानी ये सीखना है, वह प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। तो कैसी भूमिका है? तो देखो, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? बच्चों को सिखाने हेतु एक सुलभकर्ता के रूप में होती है। क्या है? बच्चों को सिखाने हेतु कैसी होती है? एक सुलभकर्ता के रूप में होती है, जो बच्चों को एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराता है जिसमें कि जो छात्र हैं वो बड़ी ही आसानी से अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, तो उपयुक्त सभी। तो बताइए, बच्चा किस प्रकार से सीखता है? तो देखो, पुस्तकें पढ़कर भी सीखता है और परिचर्चा द्वारा भी सीखता है और प्रश्न पूछकर भी सीखता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन लिए हैं बाल मनोविज्ञान से। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो क्या भूमिका है? संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की या फिर तालमेल बैठाने वाली। तो कौन सी है इसमें? तो देखो, इसमें जो 1 का जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी, सुगमकर्ता की। बच्चों में ज्ञान रचना एवं अर्थ निर्माण की क्षमता विकसित करने हेतु एक शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है? तो ये होती है सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सी एक विशेषता है जो कि प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? जैसे क्वेश्चन जैसे हमें दिया होता है, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दिया है? कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? जहाँ भी नहीं आ जाए तो वहाँ एक आप या तो गोला कर लो या फिर एक अंडरलाइन कर लो, तो उससे ये समझ में आ जाता है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सही के बारे में पूछ रहा है या फिर गलत के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे हम कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि जल्दी से हम पढ़ लेते हैं और जो उसमें सही दिया होगा हम उस पर फिर टिक का निशान करके चले आते हैं, फिर बाद में देखते हैं अरे ये तो इसमें नहीं पूछा था, ये तो हम गलत कराए, है ना। तो इस वजह से अगर क्वेश्चन में वहीं अगर जैसे नहीं दिया है तो उस पर एक सर्कल कर लो या फिर अंडरलाइन बना लो, जिससे कि पता चले कि इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, सही पूछा है या फिर गलत के बारे में पूछा है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो ऑप्शन है इसमें उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना या फिर उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें पूछा है हमसे बच्चों की प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है ना। तो देखो, ये है ऑप्शन नंबर बी, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। तो देखो, कार्ल सैनिक का विचार था कि वह हर बच्चा जो अपनी आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो तथा जो हमारे समाज के लिए अपने कार्यों से योगदान दे सके, वह क्या है? वह एक प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। अतः इसमें ऑप्शन क्या है? निम्न औसत मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है तो कौन सा नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं या फिर सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं।
तो इसमें से वो बोल रहा है कि कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है हमसे। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि विकास तथा अधिगम क्या है, ये जो इसकी गति है वह सदैव एक समान नहीं होती। इनकी गति में कभी तीव्रता हो जाती है, तीव्रता या मंदता, या इसके अलावा उतार चढ़ाव के लक्षण देखे जा सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो देखो, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, या फिर आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो बताइए जो आकलन करने का जो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है वह कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आकलन का प्रयोजन सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री का सुधार करना है। दैनिक गतिविधियों और अभ्यास के उपयोग से अधिगम यानी कि सीखना का बहुत ही अच्छा आकलन हो सकता है। अतः इसमें विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प माना जा सकता है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो ऑप्शन इसमें दिए अविसारी चिंतन, सांवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। तो बताइए कौन सा 5 का राइट आंसर होगा? तो देखो, जो 5th का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन। कौन सा है? कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन। सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर है, आनुवंशिकता है, राजनीतिक दल है या फिर परिवार है? तो क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? तो समाजीकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर डी, परिवार। क्योंकि देखो, सामाजिक प्रत्याशाओं और मानदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? समाजीकरण की संज्ञा इसको दी जाती है। तो बालकों के समाजीकरण में परिवार, साथियों का समूह, स्कूल, भाषा, ये सभी क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है समाजीकरण की? ये होती है परिवार से। सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखता है? परिवार में सीखता है ना। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? परिवार है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। और ऑप्शन डी है, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि, तो इसमें जो राइट आंसर है वह क्या होगा? ये हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, है ना। जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से भी सीखते हैं और परस्पर क्या है? सहायता भी करते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति को दर्शाता है। समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति को दर्शाता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो किसके अनुसार है ये? वुडवर्थ ने कहा है या गैरेट ने कहा है, हॉलैंड ने कहा है या फिर थॉर्नडाइक ने कहा है? तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है तथा वातावरण उस रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित करता है,
जैसे बीज से वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का जो स्तर है वह निर्धारित रहता है ना, निर्धारित है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकास होना संभव नहीं है। इसलिए वुडवर्थ का क्या कहना है, उनका मत है कि बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। दोनों का प्रभाव पड़ता है बालक पे, आनुवांशिकता का भी पड़ता है यानी हेरिडिटी का भी पड़ता है और वातावरण का भी पड़ता है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ईजी है, बताइए किसने किया है? पावलोव ने किया है, हेगार्टी ने किया है, थॉर्नडाइक ने किया या फिर हल ने किया है? तो अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक ने किया है। तो अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखने वाला एक निश्चित क्या है, उद्दीपक के लिए एक निश्चित अनुक्रिया करने में परिपक्व हो जाता है। इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। तो थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रयोग किस पे किया था? ये किया था बिल्ली पे। ठीक है, बिल्ली पे किया था। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत डैश द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया? पावलोव के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, टॉलमैन के द्वारा या फिर स्किनर के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया है? तो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम क्या है? B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्रिया के बार बार करने से व्यक्ति में क्या आती है? परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आ जाती है ना। और स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रयोग चूहा एवं बिल्ली पर किया था। चूहे पर किया गया प्रयोग मुख्य माना जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अब यहाँ से हमारे तार्किक ज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, यानी कि रीजनिंग के स्टार्ट हैं। तो चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो देखो इसमें DE का दिया है 10 और हमें HI का पूछा है कि इसमें ये कैसे होगा। तो DE का 10 कैसे बना है पहले हम ये देखते हैं। तो अगर हम अगर हम इसकी D की बात करते हैं तो D कौन से नंबर पे आता है? A B C D 4 नंबर पे आ रहा है। और E कितने नंबर पे आ रहा है? तो ये 5 नंबर पे आ रहा है। तो इसमें जो देखो जो क्रम होगा, यानी ये 10 कैसे बना है? तो ये बना है इस तरह से, अगर हम 5 और 20 कर देते हैं तो 20/2 हो जाएगा और ये कट जाएगा 10 बार। ठीक है, तो DE का क्या निकला है? 10 निकला है। तो अब हम HI का देखते हैं। तो H कौन से नंबर पे आता है? ये आता है 8 पर। और I कौन से नंबर पे आता है? तो ये आता है 9 पर। ठीक है, अपॉन 2 कर देंगे तो 9 8 72 होते हैं। तो 72/2 ये से क्रॉस कर देंगे तो कितनी बार जाएगा? 36 बार जाएगा, है ना। 36 बार जाएगा। तो इसका देखो आंसर 36 इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्रत लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है। ये जो व्रत दिया है हमें, व्रत यानी कि ये व्रत क्या है? ये लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है। ठीक है, फिर दूसरा हमसे क्या बोल रहा है? दर्शाता है। त्रिभुज जो है ये सैनिकों को दर्शाता है। ये जो त्रिभुज इसमें बना है ये सैनिकों को दर्शा रहा है। ठीक है, ये सैनिकों को दर्शा रहा है। फिर इसमें दिया है, जो इसमें वर्ग है, जो स्क्वायर दिया है ये सशक्त व्यक्तियों को निरूपित करता है। जो इसमें वर्ग दिया है ये वाला वर्ग, तो ये क्या है? सशक्त व्यक्तियों को निरूपित करता है। तो इसमें अब बोल रहा है, तो निम्नांकित आरेख के अंदर दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों को निरूपित करेगी? सशक्त और सैनिक। ठीक है, तो देखो इसमें एक तो सैनिक और दूसरा क्या है? सशक्त है। तो इसमें सशक्त सैनिक का कौन सा निरूपित करेगी? तो देखो व्रत ये लंबे व्यक्तियों को, ठीक है, त्रिभुज क्या दिया है? ये सैनिकों को दिया है। और वर्ग हमें दिया है सशक्त व्यक्तियों को निरूपित करता है। जबकि हमें उस संख्या को ज्ञात करना है जो कि सशक्त सैनिक अर्थात सशक्त एवं सैनिक को निरूपित करता है।
अतः दिए गए आरेख में हम उस संख्या को ज्ञात करेंगे जो कि वर्ग एवं त्रिभुज में कॉमन है, जो कि क्या है, वर्ग और त्रिभुज में कॉमन हो, जो कि वर्ग और त्रिभुज में कॉमन हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो कि वर्ग और त्रिभुज में कॉमन है? तो ये देखो, ये 6 दिया है, 6 कॉमन आ रही है, ये त्रिभुज में भी है और स्क्वायर में भी यानी वर्ग में भी है। अगर देखो हम 4 की बात करते हैं तो ये वृत्त में आ रही है, 3 की बात करते हैं तो ये भी वृत्त में, अगर हम 7 की बात करते हैं तो ये सिर्फ क्या है, ये वर्ग में है लेकिन त्रिभुज में नहीं है। तो इसमें वर्ग और त्रिभुज में दोनों में होनी चाहिए, तो ये है 6 इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, जो कि वर्ग एवं त्रिभुज में कॉमन है। यहाँ हम पाते हैं कि ऐसी संख्या केवल कौन सी है, 6 दी गई है, जो कि वर्ग एवं त्रिभुज दोनों में समान है। अतः संख्या 6 सशक्त सैनिकों को निरूपित करेगी। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंकों की श्रेणी में कितने 4 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 5 हैं किंतु ठीक बाद में 7 नहीं हैं? ठीक है, ठीक पहले कितने हैं, ऐसे कितने 4 हैं जिसमें ठीक पहले 5 दिया गया है, यानी कि 4 से पहले 5 आना चाहिए किंतु ठीक बाद में 7 नहीं है, किंतु ठीक बाद में 7 नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कितने हैं, तो इसमें देख लेते हैं। तो देखो इसमें 4, ये एक 4 ये दिया है, तो इसमें ठीक पहले 5 है, ठीक है, और इसके बाद क्या होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, तो इसके बाद क्या है, 8 हमें दिया है, तो ठीक है, एक तो ये बन गया, 5 4 8 हो गया है ना, 5 4 8। फिर दूसरा हम देखते हैं, 4 से पहले 7 है, ये इसको काउंट नहीं करेंगे, 4 से पहले 7 है, ये भी नहीं होगा। 4 से पहले 5, एक ये दिया है और इसके बाद क्या है, 7 नहीं होना चाहिए, तो इसके बाद क्या है, 6 दिया है ना, तो दूसरा कौन सा हो गया, 5 4 6 हो गया। और फिर ये देखो 4 से पहले 5 है, ये ठीक है, लेकिन 4 के बाद 7 दिया है, ये काउंट नहीं होगा। 4 से पहले 5 है, ठीक है, फिर इसके बाद फिर 7 दिया है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो ये कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ऐसा क्रम कितनी बार आया है, 2 बार आया है। एक 5 4 8 आया है, 5 4 8, और दूसरा आया है 5 4 6। तो ये वाला नहीं होना चाहिए, तो ये तो हो सकता है ना, तो ये 2 बार आया है, तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 253 से अभिप्राय बुक्स आर ओल्ड, 546 से अभिप्राय है मैन इज ओल्ड, और 378 से अभिप्राय क्या दिया है, बाय गुड बुक्स हो, तो उस सांकेतिक भाषा में आर के लिए कौन सा अंक होगा, आर के लिए कौन सा अंक होगा? तो देखो 253 ये दिया है बुक्स आर ओल्ड, क्या दिया है, इसको एक कॉपी में सही से नोट डाउन करके हम कैसे लिखेंगे, 253 उसके आगे क्या लिखेंगे, बुक्स आर ओल्ड, बुक्स आर ओल्ड। ठीक है, फिर हमें दूसरा दिया है 546 लिख लिया, उसके बाद हमें क्या दिया है, ये दिया है मैन इज़ ओल्ड, मैन इज़ ओल्ड। ऐसे ही तीनों ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम उसमें देखेंगे कि कौन सा इसमें कॉमन दिया है, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा कॉमन दिया है। तो पहला हम देखते हैं 253 और 456 और 378 का, तो इन तीनों में कौन सा कॉमन है, इन तीनों में कौन सा कॉमन है? तो देखो ये है बुक्स दिया है 2 बार, बुक्स इसमें भी है और इसमें भी है ना, बुक्स इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है। तो इसमें संख्या देखो कौन सी कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ संख्या देखो कौन सी कॉमन है। तो देखो 253 और 378, तो इसमें कॉमन कौन सी आ रही है, 3 आ रही है, इसमें भी 3 आ रही है। ठीक है, तो बुक्स का क्या हो गया, 3 हो गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है, आर का पूछा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा, आर का पूछा है, बुक्स का 3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जैसे ये इसमें दिया है ओल्ड दिया है, इसमें भी ओल्ड दिया है, तो इसमें दिया है 253 और 546, 253 और 546, तो इसमें 5 कॉमन है, तो ओल्ड का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओल्ड का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। अब बचा क्या, अब ये ओल्ड हो गया, बुक्स हो गया, अब क्या बचा, तो देखो इसमें बचा है आर, तो आर का क्या है, देखो 3 तो ये बुक्स वाला हो गया, 5 ये कौन सा हो गया, 5 ये ओल्ड वाला हो गया। अब बचा क्या, ये 2 वाला बचा, कितना कौन सा बचा, 2 वाला बचा है इसमें, ये वाला बचा है 2 वाला। तो इसमें जो राइट आंसर है, तो देखो इसका जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा 2 हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक बार आप इसको कॉपी पे करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा।
पहले आप इसको उतारेंगे, उसके सामने ये वाली संख्या लिखेंगे, उसके बाद ये उतारेंगे, उसके सामने ये वाली संख्या लिखेंगे, उसके बाद ये उतारेंगे, ये उतारेंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जैसे पहले में हमने जैसे बुक्स कॉमन ले लिया, इसमें बुक्स कॉमन ले लिया, तो अब इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में चेकआउट करेंगे, इनमें से कॉमन कौन सा है। तो देखो 3 भी इसमें कॉमन आ रहा है, 3 भी इसमें कॉमन आ रहा है, तो बुक्स का कितना हो गया, 3 हो गया। बुक्स का कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरे हम देखते हैं ओल्ड आ रहा है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो इसमें देखो 2 5 3 और 5 4 6, तो 2 5 3 5 4 6 कौन सा, 5 इसमें कॉमन है। ओल्ड का कितना आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। अब बचा क्या, इसमें आर बचा है फर्स्ट वाले में, और फर्स्ट वाले का क्या था, 2 5 3 था। 5 तो हो गया, 3 भी निकल गया, अब बचा गया 2 बचा, तो इसमें आर का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना। आप कॉपी में करेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।